फ्रेंड्स, अभी हम लोग बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आए थे उसको देखेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपर्युक्त है? असफलता अनियंत्रित होती है, सुयोग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, या प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर होगा वो आंसर होगा आपका कि योग्यता सुधार्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका आपका जो होगा अन्वेषण और संवाद सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा और हमको यही लगाना चाहिए। फिर कह रहा है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो इसमें क्या होगा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। यानी अगर सूचना को अलग अलग तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट्स में दिया जाएगा बच्चों को, तो उनको सीखने में बहुत ही कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है वो ये है कि संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भी उसमें डर या भय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अधिनियम का संरचनात्मक विकास यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे जो हैं वह बच्चे पूर्ण सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? तो इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक है लेव वाइगोस्की के अनुसार ये था स्वयं नियमन का। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य होना चाहिए, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये गलत है। विद्यार्थियों को नामांकित करना गलत। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, यह भी गलत है। और विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यही सबसे सही है। बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो इसका होना चाहिए अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, है ना। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए, लैंगिक समानता को बल मिल रहा है? नहीं। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है? नहीं। लैंगिक भेदभाव को कम करता है? नहीं। सही क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। उसे पिताजी जो है लैंगिक रूढ़िवादिताओं में अभी भी बंधे हुए हैं। ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में 10वां क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो इसमें जो सबसे सही आंसर है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। फिर एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के विकास के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? तो उसके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार, यह जो योजना है अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये पाड़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही कथन है ये होगा, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक होता है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारण होता है। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस चीज पे जोड़ देता? सीधा से ये जानना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के खाली जगह चरण को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसका आंसर जो होगा ये प्रथागत होगा। 15, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में विकास बहुआयामी होता है। विकास जो होता है ये सदैव बहुआयामी होता है, या बहुआयामी होगा तभी हम उसको विकास कहेंगे। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया खाली जगह के महत्व पर जोर देता है। तो ये किस चीज के महत्व पर जोर देता है? तो ये देता है सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली जगह के रूप में वर्णित करते हैं। तो ये जो जीन पियाजे साहब हैं ये इसको स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण
क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो हमारा सही होगा वह होगा विकास सोच में केंद्रीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो ये तो 2016 में मोदी के द्वारा दिया गया है और ये दिया गया है कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये जो होता है ना, बच्चे में जो विकास होता है पहले सांवेदिक होता है, फिर मूर्त होता है, फिर अमूर्त की तरफ होता है। ठीक है, तो सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसको देखा जाना चाहिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक समावेशी कक्षा में खाली जगह पर जोर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो होगा इसमें चौथा होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? पूछा जा रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें सही होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, संरचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो भैया इसके लिए तो कितनी बार बताया गया है, ये होना चाहिए अपसारी चिंतन। ठीक है, अगर आप कोई पॉजिटिव काम करना चाह रहे तो अपसारी चिंतन होगा तभी होगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 26, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपका जो सबसे सही है वह विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग जल्दी जल्दी मिला लेते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वो क्यों करे? वो इसलिए करे क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के कायम रखा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 29, शर्मिंदगी क्या है? तो शर्मिंदगी जो है यह शर्मिंदगी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 में शर्मिंदगी इसका आंसर हो जाएगा शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है ना। और आखिरी क्वेश्चन बाल विकास का, यह निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो यह संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। बाकी मैंने मैथ का भी करा दिया है और उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक्स को भी देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।